एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ स्टेट PCS। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर रिसेंटली हमारा उत्तराखंड PCS का एग्जाम कंडक्ट कराया गया, जिसमें पेपर 2 का एनालिसिस और आंसर की बात हम यहाँ पर करेंगे। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम पेपर 2 की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो देखने को मिला वो था मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूरे पेपर में, पूरे 100 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो भरे पड़े थे वो थे मैथ्स एंड रीजनिंग के। 2 पैराग्राफ आए थे आपके, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। ठीक, इसके अलावा एक आध 2-4 क्वेश्चन आई थिंक हिंदी ग्रामर के थे। नाउ बाकी पूरा पेपर आपका मैथ्स रीजनिंग से भरा पड़ा था और कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट अजम्पशन के आए थे जिसको भी आप रीजनिंग में काउंट करते हो। तो अगर आप ऑन एन एवरेज देखो तो 80% पूरा पेपर आपका मैथ्स रीजनिंग पर बेस्ड था। ठीक है, चलिए, तो अगर हम लेवल की बात करें तो लेवल यहाँ पे मतलब मॉडरेट टू टफ काउंट किया जा सकता है। एकदम इजी पेपर नहीं था। ठीक है, तो देखते हैं क्या कैसे क्या क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं सेट नंबर ए। ओके, चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन सेट नंबर ए में आपके सामने यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस रेस्पेक्टिवली एंड इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको लेफ्ट से राइट की तरफ ऑर्डर प्लेस करते हुए एक एक इनइक्वालिटी दी गई थी, उसको कंप्लीट करना था। तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन था आपका, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से था कि एक इक्वेशन दी गई है आपको और आपको ये बताना था कौन से 2 नंबर को आप इंटरचेंज करोगे तो आपकी जो इक्वेशन है ना ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप जब इसको अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि ऑप्शन ए में ही आप रखो और आंसर आ जाए, तो इसके लिए आपको पूरे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो जब आप ऑप्शन नंबर डी पे पहुंचोगे ना तो यहाँ पे आपको राइट आंसर मिलेगा, क्योंकि 12 और 24 व्हेन यू इंटरचेंज दोनों नंबर, जहाँ 12 है वहाँ 24, जहाँ 24 है वहाँ 12 करोगे तो ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। दैट इज 43 इक्वल टू 43, LHS RHS दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड दिस क्वेश्चन इज टाइम टेकिंग। ये वाले क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं क्योंकि इसमें आपको हर एक ऑप्शन को रख के देखना पड़ता है। आप एकदम ऐसे दिमाग में लेके नहीं जा सकते कि ए ही ऑप्शन होगा या बी ही ऑप्शन होगा। ठीक, और जो लोग ए से शुरुआत किए होंगे तो उन बेचारों को लास्ट में आंसर जाके मिला होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो, अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट से है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया लेंड्स टू डिक्रीज फेस टू फेस सोशल इंटरेक्शन। ठीक, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट है इसके बारे में कि दिस स्टेटमेंट ओवरलुक्स द पोटेंशियल बेनिफिट्स टू ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल। ये सब आप आगे पढ़ सकते हैं, अब मैं यहाँ पूरा तो रीड करूंगी नहीं इतना सारा। नाउ बेसिकली फोकस करेंगे हम कि what can be inferred from the argument in relation to the statement। मतलब इस तर्क के कथन के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे जो तर्क सेकंड है, मतलब जो तर्क है, मतलब सॉरी जो ऑप्शन बी है उसमें जो तर्क है वो कथन को कमजोर कर रहा है। मतलब ये कि द आर्ग्यूमेंट वीकेंस द स्टेटमेंट, यहाँ पे ये राइट हो जाना है। ठीक है, अगला देखो, एक और स्टेटमेंट एजम्पशन से क्वेश्चन था कि रेगुलर एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बीइंग। ओके, नाउ नियमित व्यायाम संपूर्ण स्वास्थ्य और निरोग रहने में योगदान करता है, ये आपका स्टेटमेंट था। और आर्ग्यूमेंट बोली गई कि दिस स्टेटमेंट इज सपोर्टेड बाय न्यूमरस साइंटिफिक स्टडीज शोइंग द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। दैट इज, यह कथन अनेकों वैज्ञानिकों अध्ययनों द्वारा समर्थित है जो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर व्यायाम के पॉजिटिव इफेक्ट को दर्शाते हैं। तो इसमें आपसे पूछा कि कौन सा ऑप्शन कथन और तर्क के संबंध को अच्छी तरह से बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तर्क है वो कथन को डेफिनेटली अच्छे तरीके से बता रहा है, यानी कि द आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन द स्टेटमेंट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही हो जाना है। ऑलराइट, नाउ अगला क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से क्वेश्चन था। अगर आप यहाँ पे ओवरऑल देखोगे ना तो मैथ्स और रीजनिंग, अब ये जो स्टेटमेंट अजम्पशन है ये किसका पार्ट है? रीजनिंग का ही तो पार्ट है ना। तो मैथ्स और रीजनिंग के टोटल 80 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ठीक, कुछ लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन को अलग कर देते हैं, न्यूमेरिक डेटा एक तरफ रखते हैं, उसको मैथ्स रीजनिंग में काउंट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं था। ठीक है, तो 100 में से सिर्फ 80 क्वेश्चन जो थे आपके वो मैथ्स रीजनिंग के थे। रिमेनिंग जो 20 क्वेश्चन थे
वो आपके बन रहे थे किससे, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर से, ठीक है। तो अच्छा खासा वेटेज था हमारा यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग का, बट जिनकी कमांड मैथ्स रीजनिंग में हुई होगी उनका सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा ये सी सेट। ओके, नाउ अगला, तो यहाँ पे आपने देख लिया फोर्थ नंबर का। नाउ फिफ्थ नंबर का देखिएगा क्या क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन इज कि इम्प्लीमेंटिंग अ 4-day वर्क वीक विल इंक्रीज एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी। 4 दिवस कार्य सप्ताह को लागू करने से कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि होगी, ये कहा जा रहा है, ठीक है। एंड assumption employees will be able to manage their workload efficiently within the reduced time frame। मतलब कि अब ये धारणा है कि कर्मचारी कम समय सीमा के अंदर अपने कार्यभार को दक्षता से व्यवस्थित करने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो इसमें ये बताता है कि ये जो धारणा है ये कथन को क्या कर रही है, मजबूत कर रही है, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन है 6, अगेन स्टेटमेंट एंड assumption से। क्या क्वेश्चन है देखिएगा। Question is promoting gender equality in education will lead to greater economic prosperity। मतलब शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करेगा, ये स्टेटमेंट कहा गया। एजम्पशन बोला गया इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल जेंडर्स एनकरेज इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी देयरबाय कंट्रीब्यूशन एंड ऑल, ठीक है। तो इसका बेसिकली आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जो एजम्पशन है वो स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन देती है, मतलब मजबूती प्रदान करती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नाउ अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर विच ऑफ द 2 मैथमेटिकल साइन शुड बी इंटरचेंज। इस टाइप के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले। पहला जिसमें डिजिट इंटरचेंज करना था, दूसरा जिसमें साइन इंटरचेंज करना था। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट माइनस और इनटू को चेंज करने पर जो इक्वेशन है वो आपकी LHS RHS बोथ द साइड विल बी इक्वल, दैट इज 68 = 68, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ अगला देखो, एक और स्टेटमेंट एजम्पशन कोर्स ऑफ एक्शन से क्वेश्चन है, दैट इज पोल्यूशन लेवल इन द सिटी हैव राइजन रेजिंग कंसर्न अबाउट एंड ऑल, ठीक, यहाँ पढ़ लेना। तो इसका अगर हम बेसिकली आंसर की बात करें कि Which course of action would be most effective in resolving the problem, मतलब इस समस्या को रिजॉल्व करने के लिए कौन सा जो एक्शन है वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा। तो अगर आप देखेंगे तो 1 और 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ऑन द इंडस्ट्रियल एमिशंस एंड सेकंड वन इज लॉन्च पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन अबाउट पॉल्यूशन। ये दोनों ही क्या होंगे, सही होंगे, ठीक। दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नाउ अगेन स्टेटमेंट एंड असम्पशन का क्वेश्चन है, डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनियस क्रूड ऑयल, ठीक। अब ये स्टेटमेंट बोला, अब क्वेश्चन ने क्या बोला, कंक्लूजन बोल रहा है कि क्रूड ऑयल मस्ट बी इम्पोर्टेड एंड डोमेस्टिक डिमांड शुड बी रिड्यूस, दैट इज कि कच्चे तेल का आयात करना होगा, घरेलू मांग कम की जानी चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या होगा भाई, ऑब्वियसली यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा यानी कि ओनली 1 सही होगा। क्यों, क्योंकि अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो ऑब्वियसली पब्लिक उसको ज़्यादा यूज़ करेगी ना, ज़्यादा यूज़ करेगी तो उसकी कमी होगी, तो कमी ना हो करके आप उसको दूसरी जगह से इम्पोर्ट करो, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आई होप यू ऑल क्लियर विद दिस। नाउ अगला है क्वेश्चन नंबर 10 इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट इज एबिलिटी इज वेल्थ ऑफ द पुअर मैन, ठीक है, मतलब योग्यता जो है वो गरीब आदमी की धन संपत्ति है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कंक्लूजन कह रहा है कि एक गरीब आदमी हमेशा योग्य होता है, एक गरीब आदमी के पास धन संपत्ति कमाने की योग्यता होती है, एक धनी संपन्न व्यक्ति हमेशा योग्य होता है, यदि योग्यता हो तो एक गरीब व्यक्ति की भी धन संपत्ति कमा सकता है। मतलब यहाँ पर सीधी तरह अगर आप देखोगे तो एक गरीब व्यक्ति के पास धन संपत्ति कमाने की योग्यता होती है, ये यहाँ पे सही जाएगा, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओनली 2 सही हो जाएगा, ठीक है, जो स्टेटमेंट के बेसिस पे लॉजिकली सही बैठ रहा है। ओके, नाउ अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11 इज अगेन स्टेटमेंट एंड assumption. Now question is which statement support the idea that reading regularly improves cognitive function. Okay, तो इसमें क्या पूछा,
दिए गए कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न की प्रकृति को उचित ठहराता है, मतलब विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट जस्टिफाई द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो पढ़ने से शब्दावली और भाषा दक्षता में वृद्धि होती है, यानी कि रीडिंग एनहेंस वोकैब एंड लैंग्वेज स्किल, ये यहाँ पे सही हो जाना है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओनली वन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इफ ए बी सी आर डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स, मैथ्स से है 3 to the power a इंटू 3 to the power b इंटू 3 to the power c इक्वल्स टू 7 to 9 है। तो आपसे पूछ रहा है 3 to the power a प्लस 3 to the power b प्लस 3 to the power c विल बी व्हाट। तो अगर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू पुट करोगे, क्या वैल्यू रखोगे कि 729 से सेटिस्फाई हो जाए। तो जब आप इसमें a1 b2 c3 पुट करोगे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, और जब इस बेसिस पे यहाँ वैल्यू पुट करोगे देन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 39। ओके, नाउ अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये ना समझना कि पूरा एक एक लाइन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो वहीं बताने लायक होंगे बता दूंगी, जो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा तो उसको हम डायरेक्ट आंसर पे फोकस करेंगे। ठीक है, लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन जानकर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली एनालिसिस आंसर की का कर रहे हैं, ना कि हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कि कोई चीज़ कैसी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कंसीडर करके चलना। यू हैव टू फोकस ऑन द आंसर। ऑलराइट, नाउ अगला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इफ a प्लस बी रेशियो a माइनस बी इक्वल्स टू a:5 था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशियो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे दोनों इक्वेशन को रेशियो में पुट करके, देन यू विल गेट 5/13 आपका राइट आंसर हो जाना है। ठीक है, सिंपली रेशियो में आप जमा लेना, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू 1/5 है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे a और b की वैल्यू निकलेगी और इसमें पुट कर देना तो आंसर आ जाएगा 5/13। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर n फॉर विच 40 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 3n। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बाय द ऑप्शन मेथड, देन यू विल गेट आंसर 18। ठीक है, ऑप्शन रख के सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। नाउ अगला क्वेश्चन है 15 स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन से। क्या क्वेश्चन है देखिएगा। क्वेश्चन इज ड्यू टू हैवी रेनफॉल सेवरल एरियाज इन द सिटी आर एक्सपीरियंसिंग वाटर लॉगिंग लीडिंग टू ट्रैफिक कॉग्निशन, ये सब। ठीक, इसके बारे में था, हैवी रेनफॉल के बारे में। तो इसमें आपसे क्या पूछा था बेसिकली कि स्टेटमेंट के बेसिस पर विच ऑफ द गिवन कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी मोस्ट इफेक्टिव एज पर द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के बेसिस पर कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन मोस्ट इफेक्टिव है। तो अगर आप देखोगे 1 और 2 दोनों, यानी कि फर्स्ट क्या कह रहा है, शहर की नगर पालिका को जल भराव वाला क्षेत्र साफ करना है नॉल, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड प्रशासन को जनता को निवेदित करना चाहिए, एडवाइस देना चाहिए, फलाना ढिमकाना। ठीक, ये आ जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे सही हो जाना है। नाउ अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज क्या रसोई गैस में पर सब्सिडी को कम करना अनुशंसनीय है, मतलब एडमिसिबल। ठीक है, तो देखो क्या बोला, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो कौन सा तर्क उपयुक्त कथन को मजबूती यानी कि स्ट्रेंथन देता है। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओनली 2 है, नहीं इससे दैनिक उपभोग के वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी और जो मुद्रास्फीति है उस पर बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इसे इकोनॉमिकली देखें तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओनली 2 फॉलो। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखो। एक और क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ आर्ट वर्क इज डिटरमाइंड बाय नथिंग अदर देन आर्ट वर्क इटसेल्फ। दैट इज कि किसी कलाकृति का महत्व उस कलाकृति के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु से नहीं आंका जा सकता। बात भी सही है। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया कि इस गद्यांश के संपूर्ण भाव को उत्तम प्रकट कर, मतलब वही चीज कि इस छोटे से पैसेज के बेसिस पर 2 से 4 लाइन का पैसेज था जिसमें आपको ये बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्रेसेस ओवरऑल थीम ऑफ द अबव पैसेज, मतलब जो इस पैसेज को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करे, आपको वो ऑप्शन चुनना था। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपका जो बी होगा दैट इज
आर्ट इज फॉर द सेक ऑफ आर्ट अलोन, मतलब कला केवल कला के हित के लिए ही होती है, ये जो होगा वो इस पैसेज को बेस्ट सूटेबल होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। नाउ एक क्वेश्चन था आपके लिए वेन डायग्राम से, और इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि टोटल 500 लोग हैं भाई, ठीक है, जो कि इस क्लास में है। नाउ इसमें बताया गया 500 फेल के बारे में है, ठीक है, सॉरी 500 लोग हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो डायग्राम है ना ये उन स्टूडेंट को बता रहा है जो कि फेल है। टोटल कितने हैं, तो टोटल 500 है और डायग्राम डिनोट्स फेल्ड डायग्राम। ओके, तो ए बी सी ये 3 लोग हैं। अब आपसे क्या पूछा, केवल 2 सब्जेक्ट्स में फेल होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज, तो केवल 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ डाउट भी है, बट मोस्ट प्रोबेबल हम यहाँ पे बात करेंगे केवल 2 की बात हो रही है, मतलब तीसरा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप केवल 2 में देखोगे तो यहाँ पे ये 10 जो होगा ये अलग हो जाएगा, यहाँ पे ये 12 और यहाँ पे ये 12। जब आप इन तीनों को लोगे तो 12 और 12 24 और प्लस 34, ठीक है। तो 34 जो होंगे वो केवल 2 में फेल वाले होंगे, क्योंकि अब ये जो बीच वाला 5 है ना ये तो कॉमन हो जाएगा, ये तीनों सर्किल में है, तो वो हमसे केवल 2 की बात की गई है। तो आप देखोगे 12 प्लस 10 ये वो है जो ओनली 2 वाले फेल है, ठीक है। तो इनको ले लिया आपने 34 और टोटल कितने फेल है, तो डायग्राम में जितना लिखा है सबको जोड़ दोगे और उसको डिनोमिनेटर में रख के परसेंट में बदलने के लिए इनटू 100 करोगे, तो आप ये पाओगे कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इनमें से कोई नहीं वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला देखो। हाँ, अब इनकम एक्सपेंडिचर यानी कि परसेंटेज का एक क्वेश्चन था, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग था, बट इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नियर बाय। इसमें क्या दिया गया था भाई कि इनकम का रेशियो आपको गिवन है, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो भी गिवन है, और किसी एक की इनकम का परसेंटेज की वैल्यू गिवन थी, ठीक है, जिस बेसिस पे आप इसकी सेविंग्स तक पहुंच सकते थे। तो जब आप परसेंटेज वाला जिन्होंने चैप्टर पढ़ा होगा वो लोग डेफिनेटली इसको बना के आए होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा 15, 18, 11 होगा, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो ऊपर के तीनों तो सही हैं, लेकिन 1 एक प्राइम नंबर है ये बोला उसने, वो भी फर्स्ट प्राइम नंबर। तो मैं आपको ये बता दूं कि 1 नाइदर प्राइम नॉर को प्राइम, ठीक है। 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, पहली चीज। जो फर्स्ट प्राइम नंबर है वो भी स्मॉलेस्ट, वो 2 है, तो 1 का तो कोई रोल ही नहीं है। और तो ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ओके, नाउ अगला देखो, स्टेटमेंट असर्शन और रीजन से क्वेश्चन है, ठीक है। रीजनिंग का है, क्या बोला, क्रूड ऑयल इज अबंडेंटली फाउंड इन नेचर, इट इज मेन रॉ मटेरियल फॉर ऑल ऑटोमोबाइल्स। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला आपसे कि कच्चा तेल प्रकृति में बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब ये सभी ऑटोमोबाइल्स के लिए मुख्य कच्चा माल है, एक तरफ ये बोल रहा है, तो अब आपको ये बताना है कि क्या जो रीज़न है, मतलब जो रीज़न है वो उस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है क्या, आपको ये बताना है। तो आप ये पाएंगे भाई कि जो ऑप्शन नंबर डी है कि डी कहाँ गया, हाँ, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। कच्चा तेल प्रकृति में बहुतायत में पाया जाता है, ये सही नहीं है, लेकिन ये सभी ऑटोमोबाइल्स के लिए मुख्य कच्चा माल है, ये सही है, ठीक है। चलो अगला देखो। नाउ मैथमेटिक्स क्वेश्चन है सर्कल वाले चैप्टर से, तो इसमें क्या बोला कि 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले रेडियस के 2 सर्किल हैं, ओके। इनको क्या करना है, इनको 3 साइड से, आई थिंक इसमें ना क्लियर दिख नहीं रहा है, 2 वृत्तों पर 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। 3 साइड इस पे अगर हम खींचेंगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम प्लॉट होगा। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आंसर डी ग्रेटर देन 9 होगा, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड। ए भी इसमें वेरी किया जा रहा है कुछ सेंस में, इसको चेक कर लीजिएगा। नाउ 23 अगेन असर्शन एंड रीजन से क्वेश्चन है,
ठीक है। वैक्सीन्स प्रिवेंट डिसीजेस, वैक्सीन्स क्या करती हैं, डिसीजेस को रोकती हैं। एंड वैक्सीन्स मस्ट बी गिवन टू द चिल्ड्रन, और वैक्सीन को बच्चों को लगवाना चाहिए, ठीक है। तो ये था। अब आपसे इसमें क्या पूछा कि कौन सा सही है, कौन सा इसको करेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ए और आर दोनों सही हैं, मतलब जो कथन यानी कि स्टेटमेंट है और जो वो है क्या है रीजन है वो भी सही है, ठीक। तो दोनों सही है और आर ए की एग्जैक्टली व्याख्या करता है, तो ए सही हो जाएगा। नाउ अगला देखो, हाउ मेनी लेडी, अच्छा ये इसका क्वेश्चन था, पजल का एक क्वेश्चन था, ए बी सी डी ई एफ जी आर ट्रेवलिंग इन 3 डिफरेंट व्हीकल्स वाला। तो इस पर अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेडी मेंबर्स आर देयर अमंग देम, तो यहाँ पे 4 लेडी हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगला क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट में जाओगे तो जो ई है वो फीमेल टीचर नहीं है। और अगला अगर आप देखोगे तो व्हाट्स एफ्स प्रोफेशन, एफ का प्रोफेशन क्या है, तो एफ का प्रोफेशन इंजीनियर है, ये यहाँ पे सही हो जाना है, ठीक, जब आप इस पजल को बिठाओगे तो। नाउ अगला देखो, अगला इज सिलेक्ट द मिसिंग अल्फाबेट टू द गिवन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। इसमें आपको अल्फाबेट बताना है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पेयरिंग क्या बन रही है, 4 4 4 एंड 4 9 6 और 9 क्वेश्चन मार्क और ये क्या लिखा है 12, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो देखो 4 इंटू 4 हो गया 16 और 16 का अंडर रूट हो गया 4, ठीक है। 4 9 हो गया 36, 36 का अंडर रूट हो गया 6। तो इसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 9 इंटू जब आप 16 रखोगे तो हो जाएगा 114 और 114 का स्क्वायर रूट हो गया 12, मतलब 16 किसका होता है, पी की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा। नाउ अगला देखो, इस क्वेश्चन में स्टैक फॉर्म में डेटा दिया गया था और बोला गया था कि इसको शिफ्ट करना है, 2 बार रिपीट करना है सिचुएशन को। तो जब आप इसको चेक करके देखोगे देन योर आंसर विल बी ए, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन 29, फॉर द असर्शन एंड रीजन, आपको 2 चीजें दी गई हैं। तो इसमें जो बेसिकली गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, चौरी चौरा नरसंहार पर हुई हिंसा, ऑब्वियसली उस वजह से उन्होंने उसको वापस लिया था। तो ए जो होगा वो इसका सही हो जाएगा कि जो असर्शन है वो भी सही है और जो रीज़न है वो भी सही है, क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड वाली इंसिडेंट होने की वजह से ही उन्होंने वो वाला असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है। नाउ अगला देखो, हाँ एक और क्वेश्चन है, आपको कुछ ऐसा वो दिया गया था, सिचुएशन दी गई थी कि ए वेजेस मोर देन बी, ठीक है। ए का वजन बी से अधिक है, बी का सी से कम है, सी का वजन सबसे ज़्यादा है। तो आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए और इस बेसिस पे आपसे ये बोला गया कि 1 और 2 सही है, तो कथन तीसरा क्या है। अगर हम 1 और 2 को करेक्ट मान लेंगे ना तो हम सी के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, ठीक, कि हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि सी का वजन सबसे ज़्यादा ही है, ये अनसर्टेनिटी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन इज हाँ मिसिंग नंबर से क्वेश्चन था 4 10 17 36 69 एंड ऑल, ठीक। अब देखो ये किस तरीके से हो रहा है, 4 2 10 प्लस 2, 10 2 20 माइनस 3, 17 2 34 प्लस 2। तो इस तरीके की सीरीज आगे बढ़ रही है। तो जब आप इसको इसी वे में सॉल्व करोगे देन यू विल गेट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 277। ओके, नाउ अगला देखो क्वेश्चन नंबर 32, ये भी एक मिसिंग नंबर से क्वेश्चन था। तो इसमें क्या करना था, ये 14 और ये 98, इसको आपने डिवाइड किया, ये गया 7 टाइम्स में, 2 और 8 ये गया 4 टाइम्स में, फिर जो इनके टाइम्स थे उनसे इंटू कर दो, ये 7 और ये 4, तो मिल गया आपको बीच वाला, ठीक है। तो इस बेसिस पे जब आप इसको सॉल्व करोगे देन व्हाट विल यू गेट, सिंपली जो ऑप्शन नंबर बी है 21 वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ 33,
अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था, इसमें आपको सिंप्लीफाई करना था, नथिंग एल्स। और ये जो सर्ट्स एंड इंडाइसेस वाला चैप्टर है वहाँ से ये चीज़ पूछी गई कि अब क्योंकि हमें यहाँ पे पार निकालनी है, ठीक है। तो इसका बेसिकली जो आंसर होगा वो होगा 11, ठीक है। कैसे होगा, तो जब अब 8 की पार कितनी है 4 डिवाइडेड बाय 16 की पार 1.6 इंटू 2 की पार 5.4 है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, सबको 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, मतलब 8 को भी आप 2 के रिस्पेक्ट में बदल लोगे, 16 को भी आप 2 के रिस्पेक्ट में बदल लोगे, जिसकी जो पार है वो उतनी ही रहेगी। 16 वाली वैल्यू जब 2 के रिस्पेक्ट में आप 2 टू द पावर 4 करोगे, ऊपर जाएगा, पार नेगेटिव हो जाएगी। बेस सेम है तो पार्स आपस में जुड़ जाएंगी, जो नेगेटिव है वो घट जाएगी। तो उस बेसिस पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ अगला देखो, इस क्वेश्चन में भी लिटिल बिट डाउट है, बट आप लोग कमेंट में अगर आपने वो किया हो तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर 22 होना चाहिए, ठीक है। 22 और 6 में इसमें डाउट है, ओके। नाउ अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 35। हाँ 35 किससे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, सिंपल है, आप इसको कर लेंगे आराम से। नॉर्थ और वेस्ट इसका आंसर होगा। सिंपली डायरेक्शन कुछ इस तरीके का था कि वो ऑलरेडी कहाँ पे थी, वो साउथ ईस्ट में थी, तो साउथ ईस्ट हमारा यहाँ होता है, ठीक है। तो इसमें फिर वो आधा डायरेक्शन चली, फिर उसके बाद टर्न लिया, तो नॉर्थ वेस्ट तरफ वो पहुँचेगी, ठीक है, यहाँ पे। नाउ अगला देखो, हाँ एक और क्वेश्चन था जो कि देखने में डिफिकल्ट लग रहा था बट उतना था नहीं। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से कि क्या बोला, क्वेश्चन है कि इज x इवन, देन स्टेटमेंट इज x क्यूब बाई 2 इज इवन, और स्टेटमेंट 2 रूट x क्यूब क्यूबिक रूट y x इज इवन, ठीक है। तो अब इसमें आपसे पूछ रहा है, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, पूछा है इसमें आपसे कि ओनली 1 सफिशिएंट, ओनली 2 सफिशिएंट, 1 और 2 दोनों सफिशिएंट है, या फिर दोनों ही सफिशिएंट नहीं है। तो सिंपल अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें ओनली 1 भी सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि x इवन है, मतलब किसी भी नंबर की पार अगर, इवन नंबर की पार अगर ऑड नंबर भी है ना, तो निकल के इवन नंबर ही आता है, ठीक। एग्जाम्पल लेके देख सकते हो आप। नाउ अगला क्वेश्चन है, इम्पॉसिबल शब्द को अगर रिवर्स किया जाए तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है कि कितने ऐसे लेटर्स हैं जिनकी जो सिचुएशन, मतलब जो स्थिति है वो नहीं बदलेगी, आपको ये बताना है, उनकी प्लेस जो है वो अनचेंज रहेगी। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे तो गलत है आंसर, लेकिन इम्पॉसिबल वर्ड लिखा इस तरीके से है, आप उसको इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ लोग इस पर क्या बोल रहे हैं कि इसका मतलब 3 होगा आंसर, लेकिन 3 भी नहीं होगा। अगर आप इसको देखोगे तो 2 होगा जो इसका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि जब आप इम्पॉसिबल शब्द को इस तरीके से लिखते हो, ठीक है, इस तरीके से आप इम्पॉसिबल शब्द को लिखते हो, तो हमसे यहाँ पे ये बोला है अल्फाबेटिकली, ये नहीं बोला है प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें आपको प्लेस वैल्यू नहीं लगानी है, नहीं तो कुछ लोग अगर इसको प्लेस वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 3 आएगा, ठीक है। बिना प्लेस वैल्यू रखे सॉल्व करोगे, सिर्फ लेटर्स को देखोगे आप और इस तरीके से रिवर्स कर दोगे तो आपका आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख के चलनी कि पूछा क्या है। नाउ अगला क्वेश्चन इज PQRST आर प्लेइंग अ गेम ऑफ कार्ड्स, P says to Q if you give me, ये क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा आई होप। तो ताश के पत्ते वाला क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व किया था, इसका आंसर 25 होगा, ओके। अब राइट नाउ यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि हम आपको पूरी पजल बैठा के दिखाएं, ठीक है। तो आप बेसिकली जो क्वेश्चन लेंदी है तो उनको इसी एनालिसिस वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है, तो यू हैव टू फोकस ऑन द आंसर, ओके। नाउ अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसका जो आंसर है वो सी हो जाना है, ओके। नाउ अगला देखिए, हाँ 984 टू 3 डिजिट नंबर 4A3, इसमें आप कोई 4A3 था, इसमें आपको 3 डिजिट नंबर जोड़ना था भाई 984, तो आपको कितना मिलता 13B7 मिलता। तो इस तरीके से जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता वो आपका 3 होता, ठीक है।
नाउ अगला देखिए अगला क्या क्वेश्चन है, प्राइम नंबर आपको बताने थे कि टोटल प्राइम नंबर कितने होंगे, तो इसमें टोटल 55 प्राइम नंबर निकलेंगे जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो। नाउ अगला है, हाँ ये तो इसी का है। नाउ 42 क्वेश्चन नंबर इज द रिमाइंडर व्हेन 29 टू द पावर 22 इज डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिंपली आपको इसमें 42 है ना, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 42 का ए जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाना है। रिमाइंडर थ्योरम से आराम से हो जाएगा, अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप करके आए होंगे। नाउ अगला क्या है, इफ p इज द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 देन द रिमाइंडर p इज डिवाइडेड बाय 6 देन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 5। जब p को आप कोई नंबर प्राइम वाला एज्यूम करोगे, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको 6 से डिवाइड करके देखोगे। ठीक है, अब हमें पता तो है नहीं कि वो p कौन सा प्राइम नंबर है, बट ये तो आप जानते हो ना कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर को आप जब 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 11 होता है, ठीक है, तो जब आप इन प्राइम नंबर्स पे आके जब चेक करोगे ना इस इक्वेशन को कि वो 6 से डिवाइड हो तो क्या बचे, तो हर बार देखना या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इधर 1 और मतलब 1 और 5 दोनों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो, एक और ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो जब आप इसको चेक करोगे तो n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ एक और नंबर सिस्टम से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिले। इसको देखिए, यहाँ पर क्या पूछा कि आपको भाई 2 डिफरेंट नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर लीव्स रिमाइंडर 12 and 38। ओके, तो व्हेन द सम ऑफ द नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर देन द रिमाइंडर इज, तो जब आप इसको सिंपली वो जो फॉर्मूला होता है रिमाइंडर थ्योरम वाला उसको लगा के जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट आंसर 46। ठीक है, नाउ अगला देखिए, हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 500 and 600 इन विच 9 occurs ओनली वंस। तो जब आप इसके साथ जाओगे तो यहाँ पे 18 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 500 से 600 के बीच होंगे, जिसमें 9 सिर्फ एक बार आया हुआ होगा। ओके, नाउ अगला ये एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन था जिसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 67। नाउ अगला देखिए, इन टू, इसका आंसर तो मिसिंग है। ठीक है, अगला देखो, for the below given question followed by 2 statements decide whether the situation is given in the statement is are sufficient to the answer the question or not। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया गया भाई, तो ये भी आपका पजल से क्वेश्चन था बेसिकली। तो यहाँ पर क्या पूछा उसने कि डी एफ के राइट और सेकेंड स्थान, मतलब जब आप इसको शिफ्ट करोगे ना जैसे जैसे इस पर लिखा है, देन आप ये पाएंगे कि जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, ये चेक किया गया है, आप भी इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका ए सही होगा। ठीक है, नाउ ये वाला क्वेश्चन फिर थोड़ा सा टाइम टेकिंग आप कह सकते हो अगर आप इसको टेक्निकली लेके चलोगे तो, बट थोड़ा केयरफुली अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 9 ऐसे वो होंगे जीरो जो कि लास्ट में आएंगे। यहाँ पे ये पूछा था, इतनी सारी संख्याओं को मल्टीपल फॉर्म में दे दिया था और कहा कि बताइए लास्ट में शून्यों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो 9 होंगे। ठीक है, नाउ अगला देखिए, हाँ ये नंबर सिस्टम का अगेन बेसिक वाला क्वेश्चन था, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आता था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब ये कि भाई सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, फिर है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, फिर सेट ऑफ रेशनल नंबर, फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो कौन किसके अंदर आता जाता है, तो उसमें डी आपका सही हो जाएगा। चलो इसके बाद यदि किसी संख्या को 527 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 37 बचता है, यदि उसे 17 से करें तो कितना बचेगा, तो इसका राइट आंसर होगा 3। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में कराए हुए हैं। नाउ अगला देखिए क्या क्वेश्चन बोला कि इफ a greater than 1 then arrange the following in ascending order। तो when you arrange this equations, ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे कि सबसे पहले आएगा तीसरा वाला यानी कि ये,
फिर आएगा पहला वाला यानी कि ये। अब कौन सा ऑर्डर बोला है? असेंडिंग, और असेंडिंग में सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जब आप इसको रूट को ओपन करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। नाउ अगला देखो, हाँ 54 नंबर का क्वेश्चन, इन द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस is 2 then the digit in the place of this mark in the number 46 this mark will be। मतलब अब इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन रख के सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 2 और 7, ठीक, दोनों हो सकते हैं। नाउ अगला है कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में ली गई हैं। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल अगर 385 है, अंतिम 3 का इतना है, तो थर्ड वाली प्राइम नंबर क्या होगी? द थर्ड ऑफ दीज प्राइम नंबर्स विल बी। तो इसका आंसर होगा भाई 11 जो होगी, जब आप इसको अरेंज करोगे तो 11 बीच में आएगी, ठीक है, तीसरे नंबर पे। नाउ अगला देखो क्वेश्चन नंबर 56। 56 इज इफ n to the power 5 is an odd number then which of the following is definitely false। ध्यान देना, डेफिनेटली फॉल्स पूछा है उसने, ठीक है। तो जब आप इसको देखोगे तो n to the power 3 is even, ये क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बताई गई है क्योंकि n को क्या बोला उसने? ऑड नंबर बोला, ठीक है। और ऑड नंबर n to the power 5 is an odd number, अगर ये कंडीशन है तो तब का केस बता रहे हैं, तो यहाँ पे C जो होगा वो गलत होगा, ठीक है, क्योंकि वो उसको इवन कंसीडर कर रहा है। नाउ अगला है, एक और क्वेश्चन था कि टू आंसर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ सफिशिएंट। आपको ये बताना था, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोला भाई? द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स आर 10 मोर देन फीमेल स्टूडेंट्स एंड एवरेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इज इक्वल। तो जब आप इसको देखोगे कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों की टोटल संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा कथन सफिशिएंट है, आपको ये बताना था, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि नाइदर 1 नॉर 2, मतलब ना तो एक ना ही 2 सफिशिएंट है। हम इन दोनों के बेसिस पे नहीं बता सकते भाई कि टोटल कितने लोग हैं वहां पे, ओके। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइदर 1 नॉर 2। नाउ अगला इज क्वेश्चन नंबर 58। 58 में आपसे क्या पूछा गया? ये भी एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था कि द रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ उषा एंड प्रीति इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:4। टू नो व्हाट्स उषा's सैलरी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सफिशिएंट। आपको ये बताना है कि उषा और प्रीति की सैलरी का रेशियो अगर ये था, तो उषा की सैलरी अगर आपको निकालनी है तो कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रीति's सैलरी इज 80% दैट ऑफ उषा's सैलरी, क्या ये सफिशिएंट है? या फिर प्रीति's सैलरी इज 80,000 पर मंथ। तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट को अगर आप नहीं भी देखोगे तो पहला वाला भी सफिशिएंट है, क्योंकि ऊपर हमको रेशियो इनका गिवन है। तो पहले वाले को जो सफिशिएंट है, यानी कि ओनली 1 जो होगा वो यहाँ पर सही हो जाना है, ठीक है। ये अगला देखो, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 19 to the power 51 इज डिवाइडेड बाय 20। तो जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे बेसिकली जो 19 है वो आपका राइट आंसर निकल के आना है, ठीक। अब यहाँ पे हम आपको डिवाइड करके तो दिखाएंगे नहीं, है ना, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको कवर करने हैं। चलो अगला देखिए, व्हाट इज द, हाँ अब आपको एक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था भाई, जिसमें आपको किसी एग्जाम में आर, एन और वी के कितने मार्क्स मिले हैं वो इस बार ग्राफ में बताया गया है, ठीक है। जिसमें से आपको पूछा पूरी क्लास में, देखो एन स्कोर्ड मोर मार्क्स देन आर एंड वी इन ओवरऑल टेस्ट सीरीज, वी स्कोर्ड लेस मार्क्स देन एन एंड आर इन ओवरऑल टेस्ट सीरीज। तो इस तरीके से इसके आपको स्टेटमेंट दिए गए थे, ठीक है। तो जब आप इसको देखोगे तो जो ऑप्शन नंबर डी है कि पूरी क्लास में एन और आर वी से कम अंक प्राप्त करते हैं, मतलब v इज ग्रेटर देन एन एंड आर, ओके। तो ये यहाँ पे डी सही हो जाना है।
अगला देखो, एक पाई चार्ट का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला, मतलब एक ही पेपर में दो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आए, जिसमें से एक छोटा था लेकिन एक के अंदर 3-4 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से था वो पाई चार्ट। ठीक है, नाउ अब क्या क्वेश्चन था, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1200 टीचर्स, 1200 टीचर्स का परसेंटेज वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। हु टीच 5 सब्जेक्ट्स डिफरेंटली इन शोन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे, कॉमर्स है, साइंस है, इंग्लिश है, मैथ्स है और हिंदी है। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको दिए गए। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे कि ई को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि नया ई और सी बराबर हो जाए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इस पे आप देखते जाओगे प्रतिशत, जो भी इसका परसेंटेज यहाँ पे गिवन है, तो उस बेसिस पे जब आप 25% कम करोगे ई को, तो जो नया ई होगा ना वो सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन इज बाय व्हाट परसेंट द सम ऑफ एच एंड एस इज लेस देन द सम ऑफ ई, एम एंड सी। ठीक है, मतलब ये कि एच और एस का योग ई, एम और सी के योग से कितने प्रतिशत कम है। तो व्हाट इज एच, एस और एम, तो एच स्टैंड्स फॉर हिंदी, एस फॉर साइंस, एम फॉर मैथ्स। तो आप यहाँ पे देखोगे कि कौन किससे कितना कम है, तो आप ये पाओगे भाई कि जो ऑप्शन नंबर बी है 33 1/3 मिक्स फ्रैक्शन में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चार्ट देख के आपको परसेंटेज वैल्यू अंतर निकाल के समझ में आ जाएगा। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको ये बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैथ्स इक्वल्स टू कॉमर्स प्लस साइंस, साइंस इक्वल्स टू हिंदी माइनस इंग्लिश, तो इसमें से कौन सा सही है। तो अगर आप इसको देखोगे तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक है, नाउ चार्ट से पता चल जाएगा। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन था, जनरली ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, ये नए तरीके से पूछा गया। नाउ अगला देखोगे आप कि h इक्वल्स टू 2 ई माइनस एस, मैथ्स इक्वल्स टू एस प्लस सी। नहीं तो डेटा इंटरप्रिटेशन में डायरेक्ट परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इनके क्वेश्चन और डिग्री वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी डिग्री वाला क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। ठीक है, कुछ इक्वेशन बना के वहीं पे उसने स्टेटमेंट अजम्पशन डाल दिया, कथन वाला। तो ये एक अलग टाइप था जो कि प्रीवियसली नहीं पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर 64 का बी, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड आपका सही हो जाएगा। एंड 65, यदि मैथ्स को 8% बढ़ा दिया जाए, साइंस को 25% कम कर दिया जाए, तो मैथ्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या क्या होगी। टोटल आपको ऑलरेडी गिवन है 1200। ठीक है, मैथ्स को 8% कम करना है, 25% ऑलरेडी है, 8% घटाने की बात हो रही है तो आप घटा दो। साइंस को बढ़ाने की बात हो रही है, मैथ्स को 8% बढ़ाने की, साइंस को कम करने की, तो आप उस तरीके से अरेंज करके टीचर्स की संख्या जब आप निकालोगे, देन यू विल गेट बी, यानी कि 414 जो होगा वो टीचर्स की संख्या आ जाएगी। नाउ एक और क्वेश्चन था जिसमें ऑड वन आउट का था क्लासिफिकेशन से। इसमें आपको ये बताना था कि कौन सा पेयर अलग है ना। तो अगर आप देखोगे तो 169, 5 और 144। ओके, यहाँ पे बेसिकली राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पेयरिंग किस तरीके से हो रही है, तो 169 है 13 का, 144 है 12 का। ठीक है, और बीच में आ रहा है हमारा 5। ठीक, और यहाँ पे देखना 289 है 17 का और 361 है 19 का। ठीक है, और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे 13 और 12, तो ये कितना हो जाएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर है, तो बीच वाले 5 का। सिमिलरली 17, 19 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 36, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। ठीक है, ऐसे ही 5, 29, 23 का, 676, 26 का, तो इन दोनों को जोड़ो, हो गया 49, और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7। तो बीच वाला नंबर मिल रहा है जो कि डी में हमको नहीं मिल रहा। ठीक, तो डी यहाँ पे ऑड वन आउट में अलग हो जाना है। ऑलराइट, नाउ अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने थे, तो बेसिकली यहाँ पे 16 ट्रायंगल्स आपको देखने को मिलेंगे। नाउ जब आप इसको काउंट करोगे, 1, 2 और ये 2 से बना, 1 से बना 3, 1, 2 और 3, इस तरीके से जब आप इसको काउंट करोगे तो 16 ट्रायंगल आप पाओगे। ओके, नाउ अगला देखो क्वेश्चन नंबर 68, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे बेसिकली जो आंसर होगा नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि आप इसको 1, 2, 3, 4
इस तरीके से, और 1 2 3 करके जब आप जैसे आप रेक्टेंगल के करते हो वैसे आप करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाना है। नाउ अगला 69th, ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना था भाई, ऑड वन आउट का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि इमेज सी, ठीक, इमेज सी, और सी किस में लिखी है, बी में, तो आपका 69 का बी सही हो जाएगा। जब आप इन डॉट्स के बेसिस पे इसको फैच करोगे ना तो सी इमेज आपकी अलग जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं था कि आप ना कर पाओ। अगला 70th क्वेश्चन आपको देखने को मिला। इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली ओनली 2 होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका है, लेकिन अभी राइट नाउ टाइम नहीं है कि हम इसको सॉल्व करके बताएं, तो इसलिए आप आंसर पे फोकस कर लीजिए। नाउ अगर आप बोलोगे तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। अगर किसी क्वेश्चन पे आपको सॉल्यूशन के साथ चाहिए है तो आप मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नाउ अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इन, किसमें, प्रोपोजिशंस में है। तो इसमें लिटिल बिट डाउट है इस क्वेश्चन में, इसलिए इसको होल्ड पे रखा गया, क्योंकि इसके 2 आंसर देखने को हमें मिल रहे हैं, तो गलत जाए इससे बेटर है कि आप उसको थोड़ा रोक लो, ठीक। नाउ अगला देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द 5th नंबर इन द सेम वे एज द 2nd नंबर इज रिलेटेड टू द 4th नंबर, ठीक। तो जब आप इनको चेक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो 1296 है इस सीरीज में वो राइट आंसर हो जाएगा। देखो सीरीज क्या है, 21 324, ठीक है, 32 729, फिर अगला है 43, और आगे क्या होगा आपको ये बताना है। तो 21 और 324, फिर यहाँ पे प्रोपोर्शन 32 और 729, ठीक है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो देखोगे 324 किसका होता है भाई, 18 का स्क्वायर, 729 किसका होता है, 27 का स्क्वायर, है ना। तो अब आगे क्या होगा, इस बेसिस पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आगे 1296 इस सीरीज में चला जाएगा, ठीक है। नाउ अगला देखो, ONL RQO HGE एंड TRP, ये एक आपको सीरीज, लेटर सीरीज दी गई थी, इसमें से आपको ऑड ग्रुप फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो इस पे क्या करोगे, जब आप इसकी प्लेस वैल्यू देखोगे तो प्लेस वैल्यू के बेसिस पे जब आप देखोगे तो ये है 15, ये है 14, ये है 12, ये है 18, ये है 17 और ये है 15। दिस इज 8 7 5 एंड दिस इज 20 18 और दिस इज 16। तो जब आप इनके बीच का डिफरेंस देखोगे, ठीक है, तो 15 -1 यहाँ पे हो रहा है -1, यहाँ पे हो रहा है -2, ठीक, यहाँ पे हो रहा है -1, यहाँ पे हो रहा है -2, यहाँ पे हो रहा है -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, मतलब -1 -2 की पेयरिंग चल रही है। लेकिन जब आप पहुंचे ये वाले TRP पे तो यहाँ पे तो -2 हो रहा है और यहाँ पे तो -4 हो रहा है, ठीक है। तो सॉरी -2, यहाँ पे भी -2, तो -2 ये अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 74 इज सिलॉक से क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस डायग्राम पे तो मत जाना, ये किसी बच्चे ने बनाया है। नाउ ऑल डॉक्टर्स आर लॉयर्स, सारे डॉक्टर्स क्या है भाई, लॉयर्स है। तो ये बन गया कुछ इस तरीके से। सम लॉयर्स आर इंजीनियर्स, कुछ लॉयर्स क्या है भाई, इंजीनियर है। एंड ऑल इंजीनियर्स आर ब्रोकर्स, ऑल इंजीनियर्स क्या है भाई, ब्रोकर्स हैं। तो कुछ इस तरीके का आपने आई होप सिलॉक का डायग्राम बनाया हो, ठीक है। नाउ जो चीज़ यहाँ पॉसिबल है हम उसको यहीं के बता दे रहे हैं, जो लेस टाइम में बताई जा सकती है, ठीक है। जैसे कि ये, अब इसमें क्या पूछा, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, इंजीनियर कहाँ है भाई, इंजीनियर यहाँ है। डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर यहाँ है। तो इंजीनियर डॉक्टर का कोई कनेक्शन नहीं, तो पहला वाला गलत। दूसरा पूछा सम ब्रोकर्स आर लॉयर्स, ब्रोकर कहाँ है, तो ब्रोकर यहाँ है, ठीक है। लॉयर यहाँ है, तो सम ब्रोकर्स आर लॉयर्स, तो ये सही हो जाएगा। पहला गलत, दूसरा सही, ठीक। तीसरा देखो, क्योंकि ब्रोकर्स और ब्रोकर्स
और लॉयर्स जो है सम के रिलेशन से यहाँ पे आपको कनेक्टेड दिख रहे होंगे। ओके, नाउ अगला पूछा कि सम ब्रोकर्स आर डॉक्टर्स, क्या कुछ ब्रोकर डॉक्टर हैं? कहाँ गया? कुछ ब्रोकर, क्या कुछ ब्रोकर, हाँ ब्रोकर कहाँ है? ब्रोकर यहाँ है, डॉक्टर यहाँ है। क्या ब्रोकर डॉक्टर कनेक्टेड दिख रहे हैं? नहीं। तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा आपका? तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। ठीक, अभी तक सिर्फ दूसरा सही है। अगला देखो, फिर बोला कि सम लॉयर्स आर डॉक्टर्स। लॉयर कहाँ है? यहाँ है, ये बड़ा सर्किल, और डॉक्टर है ये। तो बड़े सर्किल से छोटे सर्किल की तरफ जब हम जाते हैं तो सम पॉजिटिव विल ऑलवेज बी राइट, यानी कि चौथा वाला क्या हो जाएगा? सही। मतलब दूसरा सही और चौथा सही। तो दूसरा और चौथा मतलब ओनली सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ओनली सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 75 इज which of the following critical non-verbal clue reflects an individual's withdrawal from any discussion? ठीक है, मतलब ये कि किसी भी निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक संकेत किसी व्यक्ति की चर्चा से विमुख होना प्रदर्शित करता है? तो बेसिकली इसका आंसर जाएगा भाई रिड्यूस्ड आई कांटेक्ट। अगर आप करोगे तो वो उसको अलग दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ हेड शेक्स गलत है, स्मूथ जेस्चर्स ये भी गलत होगा, रिलैक्स्ड पोस्चर ये भी गलत होगा, राइट होगा आपका रिड्यूस्ड आई कांटेक्ट। ठीक है, अगर आप इसको हिंदी में देखते तो और इजीली आपको समझ में आता। नाउ एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कि मिस्टर कुमार इज अ न्यू ऑन द जॉब एंड ही थॉट ही वुड लाइक टू हिज बॉस व्हेन ही जॉइंड एंड ऑल। मतलब यहाँ पर आपको क्या हुआ, कुछ छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, कुछ सिचुएशनल बेस्ड कंडीशन है, उस बेसिस पे आपको आंसर देना है। तो इस पे पूछा क्या आपसे कि कुमार को क्या करना चाहिए। हम डायरेक्ट आंसर पे फोकस करेंगे, अब हम सारा पैराग्राफ थोड़ी यहाँ पे रीड आउट करेंगे, राइट। तो इस पे अगर आप देखोगे तो जो सी है दैट इज टॉक टू अदर मेंबर्स एंड फाइंड आउट हाउ दे हैंडल द बॉस। मतलब इसमें बेसिकली बताया गया है भाई कि कोई मिस्टर कुमार है जिसने ज्वाइन किया है अपनी नई जॉब, और उसको जो उसका बॉस है, ठीक है, उसके मतलब उसको बहुत ज़्यादा वो किया जा रहा है, मतलब हाईली ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें पूछा गया कि जो उसका बॉस है वो उससे खुश नहीं है ना, तो उसे लगता है कि उसके काम पे एक्स्ट्रा नज़र रखी जा रही है, तो उसको क्या करना चाहिए इन सब बातों के कारण। मतलब उसको थोड़ा सा वहाँ पे अजीब फीलिंग आ रही है, तो उसी के लिए ये कंडीशन दी गई है। तो उस पर जो सी वाला होगा वो सही होगा कि उसको दूसरों से बात करके जानने का ट्राई करना चाहिए कि वो लोग कैसे हैंडल करते हैं इस सिचुएशन को। ठीक, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ओके, नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 77 ने कहा कि आपको कुछ लेटर दिए गए हैं, उससे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ठीक है, तो जब आप देखोगे तो इन लेटर से मीनिंगफुल वर्ड बनेगा कंप्लेंट। ठीक है, और वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी से। जब आप इनको अरेंज करोगे तो कंप्लेंट करके एक शब्द आपको देखने को मिलेगा जो कि मीनिंगफुल वर्ड होगा। ठीक, बाकी सारे मीनिंगलेस हैं। ओके, नाउ अगला देखो क्वेश्चन नंबर 78 कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस लिटिल बिट इजी देखने को मिले, बाकी ऊपर के क्वेश्चन तो हम उनको इजी बिल्कुल भी नहीं कह सकते जो शुरुआत में देखने को आए। ओके, नाउ तो रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग आपकी इजी रही। तो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डस्टिलिटी इज कोडेड एज दिस एंड फिक्शन इज कोडेड एज दैट। ओके, तो आपको वायलेंट का कोड बताना था, तो सिंपली जब आप इसको प्लेस वैल्यूज के थ्रू अरेंज करोगे तो आराम से आप इस कोड तक पहुंच जाओगे, दैट इज S75 तक। ठीक है, आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे क्योंकि इसमें से ना डी को छोड़ रहा है और इतने को मतलब USTILY की प्लेस वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो 106 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे फिक्शन में F को छोड़ रहा है, ICTION को सबकी प्लेस वैल्यू को जोड़ोगे तो 70 मिलेगा। ठीक है, तो फिर D से A जिस बेसिस पे हो रहा है उसी बेसिस पे F से C हो रहा है। ठीक है, तो उस बेसिस पे जब वायलेंट का V का कनेक्शन बनाओगे तो यहाँ पे S आ जाएगा आपके पास। ठीक, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, पीछे जा रहे हैं। 4 से 1 होना मतलब डिडक्शन होना, F से C होना डिडक्शन होना,
तो V से डिडक्शन होगा तो S पे पहुंचोगे, तो राइट हो जाएगा आपका 78 का B। ठीक, नाउ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था एंड दिस इज कि मैच को कोड किया गया 41238, फ्लोर को कोड किया गया 63669 एंड आपको बताना था डेवलप का कोड क्या होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ए ही नंबर पे आपको आंसर मिल जाएगा 4545 करके। ठीक है, ये इजीली प्लेस वैल्यू रख के देखना, आपसे बन जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन इज, हाँ अगला क्वेश्चन इज ये भी, अब ये लेटर और नंबर मिक्स्ड सीरीज थी तो इस पे ये भी काफ़ी इजी थी। फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर से कनेक्शन था। ये जो टी है, ठीक है, ये जो टी है, टी और एक्स, फिर यहाँ से ए ले लो, यहाँ से ई ले लो, यहाँ से एफ ले लो। ठीक है, तो टी है भाई 20 से ये 24 मतलब प्लस हुआ 4, फिर यहाँ पे प्लस ये कितना होगा 3। ठीक है, फिर यहाँ पे ये आगे मतलब इस तरीके से बढ़ रही है सीरीज। इसको आप देखना, यहाँ जगह नहीं है इस वजह से बन नहीं रहा है। बाकी प्लेस वैल्यू से फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर से, ए का ई से, ई का एफ से और एफ का जे से कनेक्शन बनेगा। ठीक है, 6 एफ में प्लस 6 करोगे तो आपको 10 मिलेगा यानी कि जे। उसी बेसिस पे आर सी एन और पी का निकालोगे और यहाँ पे तो आप ये देख पा रहे हो कि 4 का क्यूब है 64, 3 का क्यूब है 27 और 6 का क्यूब जो होगा वो डायरेक्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो अगर आप लेटर की जगह सीधे नंबर भी लगा लेते तो 216 पे पहुंच जाते, तो आपका आंसर हो जाता क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि अगर हम लेटर्स पे करने की बजाय अगर नंबर कहीं पे कॉमन नहीं है तो आप नंबर को पहले चेक करके बना सकते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया वन हु कैन बी इजीली डिसीव्ड, जो इजीली डिसीव्ड हो जाए उसके लिए आप एक शब्द में क्या दोगे, तो ये होता है भाई गलिबल। ठीक है, गलिबल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वन हु कैन बी इजीली डिसीव्ड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 82 इज चूज अ फ्रेजल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको इनमें से एक फ्रेजल वर्ब चूज करनी थी जो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सके। ओके, नाउ तो इसमें आप देखेंगे तो हैमर आउट जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ अगला देखो, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। ठीक, अंडरलाइंड वर्ड क्या है, इंडिजेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कूल। ठीक, नाउ अब एक कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया गया था इंग्लिश में, ठीक है, और एक कॉम्प्रिहेंशन दिया गया था हिंदी में। तो हम कॉम्प्रिहेंशन कोई डायरेक्ट आंसर्स पे बात करेंगे बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम कॉम्प्रिहेंशन रीड करने और एक्सप्लेन करने पे आएंगे तो। ठीक है, नाउ अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था द वर्ड ब्लंडरिंग कुड बी बेस्ट रिप्लेस्ड विथ, तो यहाँ पे आएगा कमिटिंग मिस्टेक्स, राइट आंसर होगा। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इनफिडिलिटी, तो इसकी राइट स्पेलिंग होगी ऑप्शन नंबर सी वाली, ये सही होगी। ठीक है, नाउ द वर्ड कंट्रोवर्सी कुड बी बेस्ट रिप्लेस्ड विथ, तो ये होगा भाई डिबेट से रिप्लेस किया जाएगा इसको। नाउ अगला क्वेश्चन नंबर 87, चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। ओके, तो आई फाइंड द सडन चिल इन वेदर अपेलिंग, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ड्रेडफुल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे कुछ आपको हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन देखने को मिले, तो क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द है, तो आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष। ठीक है, इनमें से उड्डयन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा उत प्लस डयन, ये राइट हो जाएगा। नाउ इनमें से कौन सा शब्द अब्ज शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ताम्रस जो होगा वो अब्ज शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगला देखो, निरपेक्ष का विलोम हो जाएगा सापेक्ष। मनु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाएं कि मानव शब्द बन जाए, तो अब अगर आप प्रत्यय लगाओगे तो मानव शब्द इसमें बन जाएगा। ठीक है, और एक फिर अलंकार से क्वेश्चन था, तो इसमें बेसिकली ए और बी
हो सकता है, ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ए और बी में से को आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। नाउ एक और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन था, इसमें आप देखिएगा क्या पूछा गया, न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में एक क्वेश्चन था, बेसिकली इजी था, जो भी आपके कॉम्प्रिहेंशन आए ये डिफिकल्ट नहीं थे, ठीक है। क्वेश्चन हम मैथ्स रीजनिंग के कह सकते हैं कि वो इजी नहीं थे, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन एज कंपेयर टू मैथ्स रीजनिंग इजी था, ओके। नाउ इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 94, नई आलोचना के लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्रिहेंशन न्यू क्रिटिसिज्म वर्ड का प्रयोग किया गया, पहला आंसर सही है। अगला देखो, द न्यू क्रिटिसिज्म नामक बुक के लेखक कौन है, तो जॉन क्रोन्सम जो है वो उसके लेखक हैं, यानी कि राइटर, तो सेकंड का 95 का सी हो जाएगा। अगला, नई आलोचना का जोर इनमें से किस बात पर अधिक था, तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज संरचना की आत्मनिर्भरता पर था। 97 नंबर का क्वेश्चन, नई आलोचना इनमें से किसको आधार मानती है, तो ये भी पैराग्राफ में लिखा है, टेक्स्ट को या पाठ को, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, नई आलोचना का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था भाई पुरानी आलोचना दृष्टि की प्रतिक्रिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100, ठीक, निम्नलिखित में से मुहावरा और उसके सही अर्थ का आपको राइट पेयर चुनना था, तो जिसमें जो आपका पेट में दाढ़ी होना मतलब बचपन में ही बहुत चालाक होना, ये आपका राइट वाला पेयर हो जाएगा, जिसका जो मुहावरा है वो उसकी एग्जैक्ट मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो हेयर हमने यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन पेपर 2 के यहाँ पे हमने कवर किए हैं। आई होप आप लोगों के आंसर यहाँ पे सही गए होंगे, ठीक है, एंड उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग क्वालिफाई कर गए होंगे, ओके। चलिए, तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।